So good evening students, very good evening. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, मतलब सदिश बीजगणित, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सदिश बीजगणित। ये 11th-12th वाले पार्ट में फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है और सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है। सदिश बीजगणित या इसी को कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। सदिश बीजगणित या वेक्टर अलजेब्रा। तो आप लोगों को पता ही होगा सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। बट फिर भी हम लोग साउंड नहीं आ रही क्या इस बच्चे के पास, है ना। तो फिर भी हम लोग बिल्कुल ही शुरू से शुरू करेंगे ताकि जिन बच्चों ने बहुत समय पहले पढ़ाई की और उसके बाद सब कुछ याद से निकल गया हो, फिर उसे भी वो पढ़ पाए, है ना। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं अदिश किसे कहते हैं, अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि या इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो अदिश राशि क्या होती है। साउंड प्रॉब्लम। हाँ, अदिश राशि, देखो किसी राशि को अगर व्यक्त करने में सिर्फ और सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता हो, ऐसी कोई भी राशि जिसको सिर्फ और सिर्फ उसके परिमाण से आप व्यक्त कर सको, ऐसी राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो जिस राशि को व्यक्त करने में, जिस राशि को व्यक्त करने में, व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, जिस राशि को व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। A quantity, a quantity which can be, a quantity which can be expressed by, या a quantity which can be, a quantity which can be completely expressed by, which can be completely expressed by its magnitude, which can be completely expressed by its magnitude, is called scalar quantity, is called scalar quantity। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे दूरी, डिस्टेंस, दूरी, चाल, चाल मतलब स्पीड, वेग और चाल में अंतर होता है, ठीक है। कार्य, वर्क डन, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये सब अदिश राशियां होती हैं, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ उनके परिमाण से व्यक्त कर सकते हो, उन्हें हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने में उनके परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। सदिश राशि, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, जिन राशियों को व्यक्त करने में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है, ठीक है। सो जिन राशियों को व्यक्त करने में
परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता हो, दोनों की आवश्यकता हो, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, ऐसी राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अ क्वांटिटी विच कैन बी, a quantity which can be completely expressed by, a quantity which can be completely expressed by, a quantity which can be completely expressed by its magnitude and direction, its magnitude and direction is called vector quantity, is called vector quantity। ठीक है, जिन राशियों को व्यक्त करने में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो उन्हें हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ बच्चों अदिश राशि और सदिश राशि का। हमें इन्हीं सदिश राशि के बीजगणित और आगे चलकर उनके कैलकुलस को पढ़ना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे वेग हो गया, वेग एक सदिश राशि है। वेग के बाद आप बल एक सदिश राशि है, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी एक सदिश राशि है। सो वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। समझ में आई बात? ये सब के सब सदिश राशियाँ हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ राशियाँ अदिश होती हैं, कुछ सदिश होती हैं। ओके, कुछ राशियां अदिश होती हैं, कुछ राशियां सदिश होती हैं। कहीं कहीं पे आप देखोगे, खास करके फिजिक्स में आप देखोगे कि जो सदिश राशि होती है उसके साथ साथ क्या होता है, एक और चीज़ जुड़ी होती है जो हम लोग कहते हैं कि योग के त्रिभुज नियम का जो पालन करते हो। जिन राशियों में परिमाण और वेग के, परिमाण और दिशा के साथ साथ अगर वो राशियाँ योग के त्रिभुज नियम का, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का भी पालन करती हों, उन राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग सिर्फ परिमाण और दिशा की बात करते हैं, और हम मैथमेटिक्स में जो भी राशियाँ होती हैं सदिश राशियाँ, वो हमेशा योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। तो इसीलिए वहाँ पे दिक्कत नहीं है। समझ गए? वहाँ पे दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में कहीं कहीं पर इसकी ज़रूरत होती है, मैथ में नहीं होती। तो खैर, तो ये सदिश राशियाँ हो गई बच्चों, अदिश राशियाँ हो गई। अब सदिश राशि को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? सदिश राशि को किसी भी सिंबल, जैसे मान लो F दे दिया और उसके ऊपर एरो, ऊपर एक तीर का निशान, एक एरो का साइन देते हैं, तो इससे व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज बाय एक्सप्रेस्ड, या वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय एफ एंड एरो। ठीक है, इसको हम लोग एफ वेक्टर कहते हैं, एफ और उसके ऊपर में एरो, या ए उसके ऊपर में एरो। जो ऊपर में एरो देते हैं तो वो एक सदिश राशि कहलाती है। वो एक सदिश राशि का साइन है, वेक्टर क्वांटिटी का साइन होता है। ओके बच्चों, तो सदिश राशि को एफ और उसके ऊपर में एरो दे दिया, इससे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पर। अब यदि कोई सदिश राशि है तो उसके पास दो चीज़ें होंगी, उसके पास उसका परिमाण होगा और उसकी दिशा होगी। तो परिमाण को दिखाने का तरीका होता है, ए कोई सदिश राशि है तो उसके उस ए सदिश को आगे एक मॉड लगा दो। ठीक है, एक वर्टिकल, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रख दो और साथ ही साथ उसे ए कैप से गुना कर दो। तो जो ये वाला पार्ट होता है उसका,
जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है उसका डायरेक्शन या उसकी दिशा कहलाती है, दिशा या डायरेक्शन। और ये वाला जो पार्ट है वो इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण होता है। तो बेसिकली किसी भी सदिश राशि को उसके परिमाण और उसकी दिशा के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके परिमाण और उसकी दिशा के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ए सदिश है, ये उसका परिमाण हो गया, ए कैप उसकी दिशा हो गई। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि किसी भी सदिश के लिए दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक उसका परिमाण, दूसरी उसकी दिशा। अब जरा देखो आप इसको ज्योमेट्रिकली कैसे देखते हो। जब आप इसे ज्योमेट्रिकली देखते हो तो आप इसे इस तरीके से ज्योमेट्रिकली देख सकते हो। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन से उसे डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में ये एरो हो गया, ये मान लो ए सदिश है। अब इस ए सदिश में, इस ए सदिश में अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट। ये कहलाता है प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु या इसी को हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु। ये वाला पॉइंट होता है जो जहाँ से ये तीर निकल रहा है, इस बिंदु को कहा जाता है अंतिम बिंदु या टर्मिनल पॉइंट। अंतिम बिंदु या टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, जो इस रेखाखंड की, इस लाइन सेगमेंट की जो लंबाई है वो इसका परिमाण कहलाता है। जो इस रेखाखंड की लंबाई है वो इसका परिमाण कहलाता है। और जिस दिशा में आप इसे देख रहे हो बच्चों, जिस दिशा में ये जा रहा है, ये दिशा है, ये दिशा कहलाती है ए कैप। ये डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है ए कैप। कैप इसलिए क्योंकि टोपी जैसा दिख रहा होगा ऊपर आपको, ये जो टोपी जैसा आपको दिख रहा है इसीलिए हम लोग ए कैप बोलते हैं इसे। और ए कैप मतलब उस सदिश की दिशा, और मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब उस सदिश का परिमाण। कहीं कहीं पर मॉड ऑफ ए वेक्टर को आप सिंपली ए से भी डिनोट करते होगे। तो इस तरीके से आप किसी भी सदिश को व्यक्त करते हो। ये किसी सदिश को व्यक्त करने का तरीका होता है बच्चों। मैथमेटिक्स में आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो प्रारंभिक बिंदु होता है सदिश का वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु जो होता है वो आप परिवर्तित कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये एक सदिश है, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, और ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है। ये इतनी जो भी इस रेखाखंड की लंबाई है वो इस सदिश का परिमाण हो गया। और जिस दिशा में ये सदिश एरो जा रहा है, तीर जा रहा है, वो इस सदिश की दिशा हो गई। अब आप चाहो तो अब आप इस प्रारंभिक बिंदु को चेंज कर सकते हो। प्रारंभिक बिंदु को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आ गए, यहाँ पर रख दिया, फिर इसी दिशा में इसके पैरेलल आपने इतनी लंबाई का सदिश बनाया। दोनों पैरेलल हैं, दोनों समानांतर सदिश हैं और उतनी लंबाई भी सेम है और दिशा भी सेम है, तो ये भी ए वेक्टर ही होगा, ये भी सदिश ए ही होगा। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु को आप यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका परिमाण और उसकी दिशा समान है तो वो सदिश वही सदिश होगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए आप यहाँ पर इसे इस तरीके से बोल सकते हो, इसीलिए आप इसे यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते हो कि समान सदिश या इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश या इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश या इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो दो सदिश
ए तथा बी समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं यदि पहला उनका परिमाण समान हो, ए और बी दोनों का परिमाण समान हो, तथा दूसरा उनकी दिशा समान हो, ए कैप बराबर बी कैप। ठीक है, तो टू वेक्टर्स ए एंड बी, two vectors A and B are called equal vectors. Two vectors A and B are called equal vectors. Two vectors A and B are called equal vectors if two vectors A and B are called equal vectors if mod of A equals to mod of B and A cap is equal to B cap. ठीक है, उनका परिमाण, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन इक्वल। और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। अगर दोनों ही इक्वल हो गए तो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स ही होंगे, तो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स ही होंगे। आइए बात समझ में। अब बच्चों हम लोग अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, उसके पहले। ठीक है, मान लो मैं दो वेक्टर्स की बात करूं, है ना। मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये लिया आपने, एक सदिश आपने ये ले लिया ए, और दूसरा सदिश आपने इधर ले लिया यहाँ से। क्या दोनों सदिश इक्वल होंगे? अब दोनों सदिश इक्वल कब होंगे? एक तो देखो कि भाई दोनों की दिशा एक ही है या नहीं, दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। और ये देखने के लिए पहली बात तो दोनों समानांतर जैसे होने चाहिए, उसके बाद एरो भी एक ही साइड लगा होना चाहिए दोनों रेखाखंड में। और दूसरी बात, अगर एरो भी एक ही दिशा में लगा हो और दोनों समानांतर सदिश हों तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एक ही दिशा में, दोनों की दिशा समान है। और दूसरी बात, यदि दोनों रेखाखंडों की लंबाई भी समान हो तो हम लोग कहेंगे, अगर दोनों रेखाखंडों की लंबाई भी समान हो तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों सदिश की लंबाई भी समान है, दिशा भी समान है, तो दोनों सदिश समान सदिश हैं, है ना। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये एक वृत्त है, एक सर्कल है, ये इसका केंद्र है। अब आप देखो, ये उसका केंद्र से आप अलग अलग दिशाओं में सदिश बनाओगे। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में सदिश बनाओगे। ये आप सदिश कोई भी ले लो, ये मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये कोई भी सदिश लो बच्चों। इन सभी सदिशों की दिशाएं अलग अलग हैं, लेकिन सभी सदिशों का परिमाण समान है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी रेखाखंड आप बना रहे हो, सभी रेखाखंड क्या है? त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त में आप केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाओगे तो जो त्रिज्या बनेगी, सब सारे केसेज में सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होगी। तो इन सभी रेखाखंडों की लंबाई अगर समान है तो इन सभी सदिशों का परिमाण भी समान होगा। ऐसा ही होगा, इन सभी सदिशों का परिमाण भी समान होगा। तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ सभी समान परिमाण परंतु भिन्न दिशाओं वाले सदिश हैं, भिन्न दिशाओं वाले सदिश हैं। और ये सारे सदिश अगर समान परिमाण के हैं लेकिन दिशाएं भिन्न हैं तो ये समान सदिश तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि समान सदिश कहलाने के लिए दोनों चीज़ों का समान होना जरूरी है। यहाँ पर परिमाण समान है लेकिन दिशाएं भिन्न हैं, तो इसीलिए ये समान सदिश नहीं होंगे। ठीक है, और एक और चीज़ देख लो आप कि जिसमें
मान लो आपने ये एक सदिश लिया a, फिर आपने इसी के समानांतर ये सदिश ले लिया b, फिर इसी के समानांतर तीसरा सदिश ले लिया c, फिर आपने इसी के समानांतर चौथा सदिश ले लिया e, ठीक है, इसी के समानांतर पांचवा सदिश ले लिया f। ये देख लो, ये जो 6 के 6 सदिश हैं, इनमें से इन तीन सदिशों की a, b और c, इन तीन सदिशों की लंबाई तो देखो दिख ही रहा है आपको कि अलग अलग हैं, तो तीनों सदिशों के परिमाण अलग अलग हैं, लेकिन इनकी दिशाएं समान हैं। ठीक है, यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में a, b, c की दिशाएं समान हैं। परंतु परिमाण भिन्न है। ये देखो, a और E हो या A और F हो, ये दोनों समानांतर सदिश हैं लेकिन समान दिशाएं नहीं हैं, इनकी दिशाएं विपरीत दिशाएं हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक की दिशा इधर है, एरो इधर लगा हुआ है दोनों समानांतर ही, पैरेलली, लेकिन ई में एरो इस साइड लगा हुआ है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो बच्चों कि ई और एफ ये दोनों समान दिशाओं वाले सदिश हैं, लेकिन सी और ई विपरीत दिशाओं वाले सदिश हैं। ठीक है, तो इनकी तो दिशा भी समान नहीं है, ई और एफ की दिशाएं समान हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो बच्चों कि समान परिमाण लेकिन भिन्न दिशाओं वाले सदिश भी हो सकते हैं, समान दिशाएं लेकिन भिन्न परिमाण वाले सदिश भी हो सकते हैं, और जब दिशाएं भी समान हो जाएं और परिमाण भी समान हो जाएं, दोनों चीज़ें समान हो जाएं, ऐसे सदिश को हम लोग समान सदिश कहेंगे, ऐसे सदिश को समान सदिश कहेंगे। यहाँ पर भी अतः ये समान सदिश नहीं है, अतः ये समान सदिश नहीं है, अतः ये समान सदिश नहीं है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, हेयर A, B, C, D, E and F all are vectors of, here A, B, C, D, E and F all are vectors of equal magnitude, all are vectors of equal magnitude but of different directions, all are vectors of equal magnitude but of different directions। ठीक है, but of different directions, so they are not equal vectors, so they are not equal vectors, अतः ये समान सदिश नहीं है, so they are not equal vectors। समझ गए, अतः ये समान सदिश नहीं है। और सिमिलरली here A, B, C have same direction, here A, B, C have same direction but different magnitude, here A, B, C have same directions but different magnitudes, so they are not equal vectors, so they are not equal vectors। सर इंग्लिश में बार बार रिपीट मत कीजिए प्लीज, मतलब इंग्लिश में बच्चे नहीं लिखते क्या? सर इंग्लिश में लिख दीजिए बोर्ड पर, हिंदी में समझाते हुए बोल दीजिए। कितने बच्चे हो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के हो और कितने बच्चे हो जो हिंदी मीडियम के हो? एक बार चलो मैं एक बार पता करवाता हूँ कि कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और कितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं।
ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं डिफरेंट मीडियम के, हैंड राइज करवा दो। तो मैं तो दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ और इंग्लिश में आपको बोल के समझा रहा हूँ, है ना। तो दिक्कत हो रही है आप लोगों को समझने में? कोई दिक्कत हो तो बताओ। इंग्लिश में दिक्कत नहीं आती, मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, आ रहा है समझ, नो प्रॉब्लम सर। 80% हिंदी मीडियम, सही है सर, चलने दो, आ रहा है सर समझ में। चलो कोई नहीं, आज पढ़ लो ऐसे, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करता हूँ। वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होता कि हिंदी में आप समझ ना पाओ, ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग इसीलिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ भी तो आप लोग आसानी से लिख पाओ, है ना, क्योंकि शायद मैथ है। चलो कोई नहीं, ये तो मीडियम में क्या रखा है। ऐसा ही मेरे ऊपर बार बार लोगों ने, पता नहीं क्यों, मेरा एक नेट JRF वाला वीडियो या पता नहीं कौन सा वीडियो पड़ा हुआ था यूट्यूब पे, तो बच्चे ने ऐसे ही, मतलब बच्चे पूछते जा रहे हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, हिंदी में पढ़ाना सर, हिंदी में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, मतलब बच्चों को ऐसा लग रहा था। अब मैं क्या बताऊं कि हिंदी में पढ़ाऊंगा तो हिंदी ज़्यादा आपको मतलब सही लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में भी मैं वैसे ही, मतलब मीडियम में क्या रखा है, वैसे ही पढ़ लोगे आप हिंदी में जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो। अब इंग्लिश में लिखकर हिंदी में बोलूँ या हिंदी में लिखकर इंग्लिश में बोलूँ, इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, हिंदी में लिखकर इंग्लिश में बोलूँ या इंग्लिश में लिखकर हिंदी में बोलूँ। एक ने कहा यस, एक ने कहा नो, तो चलो ठीक है, 50-50 पे हो आप लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आज पढ़ के देखो, बाकी जितने बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर आप बताना, तो फिर मैं देखूंगा उसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें। ये छोटी मोटी बातें हैं, दोनों मीडियम में बस पढ़ाई होनी चाहिए, दोनों मीडियम में समझ में आना चाहिए। अब किस में लिखो किस में बोलो, इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? नहीं। ओके बच्चों, अब ये आपने देख लिया कि समान सदिश किसे कहते हैं, है ना, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। समान सदिश किसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अब सदिश के बारे में आपने ये बेसिक चीज़ें समझी। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स या सदिश के प्रकार पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देखो हिंदी इंग्लिश बोलते बोलते इंग्लिश आ गया ना। सदिश के प्रकार, या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब बच्चों सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं शून्य सदिश या जीरो वेक्टर की। शून्य सदिश या जीरो वेक्टर, तो ये शून्य सदिश कैसे सदिश होते हैं, कौन से सदिश होते हैं, इन्हें देखते हैं। अ वेक्टर एक सदिश या जिस सदिश का परिमाण शून्य हो, a vector of magnitude 0 is called zero vector. A vector of magnitude 0 is called zero vector. जिस सदिश का परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं,
जिस सदिश का परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। अब देखो, अभी अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि परिमाण को कैसे हम लोग मापते हैं, परिमाण को मैग्नीट्यूड को मेजर कैसे करते हैं। तो प्रत्येक सदिश को हम लोग एक रेखाखंड से व्यक्त करते हैं। ठीक है, हर सदिश को हम लोग एक रेखाखंड से व्यक्त करते हैं और उस रेखाखंड की जो लंबाई होती है वही उस सदिश का परिमाण होता है। तो जिस सदिश का परिमाण शून्य होगा उस रेखाखंड की लंबाई शून्य होगी, और शून्य लंबाई वाला रेखाखंड कैसा होगा, एक बिंदु होगा। एक बिंदु होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। शून्य लंबाई वाला रेखाखंड एक बिंदु होगा क्योंकि इसका परिमाण शून्य है। परिमाण शून्य का मतलब रेखाखंड की लंबाई शून्य है। तो जीरो वेक्टर जो होता है वो जस्ट एक सिंगल पॉइंट होता है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर या शून्य सदिश एक बिंदु होता है। और आप जानते हो कि भाई जब भी आप किसी सदिश की दिशा की बात करते हो तो एक बिंदु से आप उस सदिश की दिशा नहीं बता सकते, उसके साथ आपको एक और बिंदु देना पड़ेगा और फिर उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड से आप उस सदिश की दिशा के बारे में बात कर सकते हो। अब एक बिंदु से आप दिशा की बात ही नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जाता है कि शून्य सदिश की दिशा, शून्य सदिश की दिशा अनिर्धार्य होती है। अनिर्धार्य होती है। ठीक है, सो लिख लो, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज अनडिटरमाइंड। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज अनडिटरमाइंड। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज अनडिटरमाइंड। शून्य सदिश की दिशा व्यक्त नहीं की जा सकती है ना, वो कुछ भी हो सकती है, अनिर्धार्य होती है शून्य सदिश की दिशा। आई बात समझ में? तो ये शून्य सदिश हो गया पहला सदिश। दूसरे सदिश पे आ जाओ, सेकंड वेक्टर पे। इसका नाम है इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। जो इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर होता है, ये भी इसके नाम से ही क्लियर है। तो इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, यूनिट का मतलब 1, तो इकाई परिमाण वाले सदिश को, इकाई परिमाण वाले सदिश को इकाई परिमाण वाले सदिश को इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, ऐसे सदिश को जिसका परिमाण 1 हो इकाई सदिश कहा जाता है। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, a vector of magnitude 1 is called unit vector. A vector of magnitude 1 is called unit vector. इकाई परिमाण वाले सदिश को हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखो, इसे एक कैप से व्यक्त किया जाता है। इसे एक कैप से व्यक्त किया जाता है ना, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। ठीक है, तो ए कैप जो सदिश है, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। ए कैप जो सदिश है उसका परिमाण हमेशा 1 होता है। ठीक है, जब भी किसी भी सदिश के ऊपर कैप लगा हो मतलब वो इकाई सदिश है ना, और इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ठीक है, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब एक बच्चे ने कहा एग्जाम्पल,
अभी बताता हूँ बच्चे एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अच्छा, आपने देखा था ये वाला नोटेशन दिशा को भी व्यक्त करता था, इसीलिए आप कह सकते हो, अतः इकाई सदिश ए कैप सदिश ए की दिशा को व्यक्त करता है। इकाई सदिश जो होता है वो सदिश ए की दिशा को व्यक्त करता है। यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है, unit vector a cap denotes the direction of vector a, denotes the direction of vector a। समझ में आई बात? denotes the direction of vector a। एक बच्चे ने कहा एग्जाम्पल टू एवरी टाइप का बताओ सर जी। देखो बच्चे, जब आपको इन जनरल पता है कि देखो ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग इसको अलजेब्रा में ले जाएंगे आई कैप जे कैप को यूज करके, तब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। अदरवाइज अभी आप मुझसे इसका एग्जाम्पल पूछोगे तो मैं बोर्ड पर एक पॉइंट बना दूंगा और कहूँगा कि अगर ये पॉइंट आपको दिख रहा है तो ये शून्य सदिश का उदाहरण है। बोर्ड पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ये शून्य सदिश का उदाहरण है, ये जीरो वेक्टर है, क्योंकि इसका परिमाण शून्य है। एक बिंदु बना दिया। मैं आपको एक वृत्त बना दूं और इस वृत्त के केंद्र में मैंने, ठीक है, जीरो को रख लिया, ठीक है। इस वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 1, ये इस वृत्त का समीकरण है, इस सर्कल का इक्वेशन है। और अब आप देखो इसके केंद्र से आप परिधि के किसी भी बिंदु को मिला लो, ये सब इकाई सदिश है। ये जितने भी सदिश आप बना लो ये सब के सब इकाई सदिश हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इस वृत्त के त्रिज्याएं हैं जिनका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यदि किसी वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 1 होता है तो आप जानते ही उसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी। अब केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाओगे और जो सदिश बनाओगे ये सारे सदिश कैसे होंगे? ये सारे सदिश इकाई सदिश होंगे, क्योंकि इन सभी सदिशों का परिमाण 1 होता है। बात समझ में आई? इन सभी सदिशों का परिमाण 1 है, इसीलिए ये सारे सदिश इकाई सदिश है। ठीक है, ये सारे सदिश इकाई सदिश है। तो आप इस तरीके से इनके एग्जाम्पल को देख सकते हो। बट अभी मैं इसको और थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ तो आप इसके एग्जाम्पल को प्रॉपरली अलजेब्राइक फॉर्म में देख पाओगे। अब जैसे मुझे ऐसे बताना है कि ये वाले सदिश को अगर मैं अलजेब्राइकली लिखूँ तो इस सदिश को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए बराबर कॉस थीटा आई कैप जोड़ साइन थीटा जे कैप। अब ए बराबर सदिश ए बराबर कॉस थीटा आई कैप जोड़ साइन थीटा जे कैप लिखूंगा तो आप देख लो, यदि आपने वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपने कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये सारे यही सारे सदिश हैं, बस इनके कोण बदलते जा रहे हैं और ये अलग अलग सदिश मिलते जा रहे हैं। तो आप थीटा को 0 से लेकर 2 पाई तक इसमें बदलते जाओ, आपको अलग अलग सदिश मिलते जाएंगे जिनको आप इस रूप में लिख पाओगे अलजेब्राइकली। ज्योमेट्रिकली तो आपको दिखाना होता है डायग्राम बनाकर। ठीक है, अब आप देख लो इन सभी सदिशों का परिमाण क्या होगा। यदि किसी सदिश का परिमाण निकालना है तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये रूट ऑफ 1 बराबर 1 होगा। और इसीलिए ये सारे सदिश थीटा का मान 0 से लेकर 2 पाई तक आपको जो रखना है रख लो, ये सारे सदिश क्या हो गए? इकाई सदिश हो गए, है ना। तो आप इस तरह से आप इसके उदाहरण भी देख सकते हो। ओके बच्चों, आगे बढ़े, समझ गए? आगे बढ़े।
चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सर एक वापस, मतलब एक वापस का मतलब ये कहना चाहते हो एक बार और, तो ये भूल जाओ ना अभी। तभी तो मैंने कहा कि यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो, है ना, इसीलिए। अदरवाइज अभी तक हम लोगों ने ये आई कैप जे कैप नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे इसे, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसे, इसलिए आप इसे भूल जाओ, इसे ध्यान रखो। मैंने आपको क्या बताया अभी तक, यही बताया ना कि भाई जो भी सदिश होता है उसे हम लोग एक रेखाखंड से व्यक्त करते हैं, और उस रेखाखंड में जिस दिशा में एरो लगा होता है वही उस सदिश की दिशा होती है। जैसे कि इस वाले सदिश की दिशा ये वाली हो गई, इस वाले सदिश की दिशा ये वाली हो गई, इस वाले सदिश की दिशा ये वाली हो गई। तो जिस दिशा में रेखाखंड लगा होता है वही उसकी दिशा होती है, और जो उस जिस दिशा में तीर लगा होता है वही उसकी दिशा होती है, उस सदिश की दिशा होती है, और उस रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो उस सदिश का परिमाण होता है। यही बताया। तो यदि एक लंबाई का ये सदिश है तो ये इकाई सदिश है, दिशा चाहे जो भी हो। समझ गए? समझ में आई बात? है ना? ओके बच्चों, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कि दिशा बतानी है तो आपने वैसे बना दिया कि भाई इस दिशा में चले जाओ। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई दिशा बताओ, या फिर पूछूं कि भैया आपका घर किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में आपका घर है, तो आप कहोगे उस दिशा में है, ऐसे उंगली करके दिखा दोगे उस दिशा में मेरा घर है। लेकिन बात यह है कि उस दिशा का मतलब क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा तो उसको आप जनरलाइज करके, थोड़ा तो आप उसको एलोबरेट करके बताओगे ना, थोड़ा सा विस्तार से बताओगे आप उसे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हमें ये बताना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका घर कहाँ है, तो आप कहोगे सर मेरा घर, कोई भी नाम ले लो ऐसा ही, मेरा घर रामचंद्रपुरा है, मान लो कोई नाम है, मेरा घर रामचंद्रपुरा है। मैं आपसे कहूँगा ये कौन सी जगह है, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। तो आप क्या कोशिश करोगे, आप मुझे बताने की कोशिश करोगे कि उस गांव, वो जो गांव है जिस तहसील में आता होगा, आप सोचो क्या पता मैंने उस तहसील का नाम सुन रखा होगा, तो आप मुझे उसकी तहसील का नाम सुनाओगे। अगर हो सके कि मुझे तहसील के बारे में पता हो तो आप मुझे बताओगे सर उस तहसील से आप उस दिशा में चले जाओ तो आप पहुंच जाओगे मेरे गांव, या उस दिशा में इतनी दूर जाओगे तो मेरे गांव पहुंच जाओगे। एक बात समझ में आई? अगर मुझे तहसील के बारे में भी नहीं पता तो आप मुझे कहोगे कि सर उस ज़िले में वो गांव है, उस ज़िले के उस तहसील में वो गांव है, आप ऐसे ऐसे इस दिशा में वहाँ पे जा सकते हो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको किसी दिशा का बिल्कुल ही डिटेल में नॉलेज नहीं है तो आप एक रेफरेंस लेते हो, आप एक मानक लेते हो कि भाई ये आपको पता होगा, और इससे हम लोग बताएंगे कि इससे कितनी दूरी पर, इससे कितने डिग्री का कोण बनाता हुआ किस दिशा में वो दिया गया सदिश है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग जब भी मैथ में पढ़ेंगे इन्हें, तो यहाँ पर भी हम लोग मानक सदिश लेते हैं। वो तीन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जब भी हम लोग दिशाओं की बात करेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे कि मान लो ये एक सदिश है ए, अब हम लोग बात करेंगे ये एक्स, या ये इसका एक्स अक्ष हो गया, ये इसका वाई अक्ष हो गया, और ये इसका जेड अक्ष हो गया। समझ में आई बात? अब ये तीन अक्ष बना लिए, अब हम लोग बता सकते हैं कि भाई एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वाई अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ ये सदिश कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब आप बता सकते हो कि भाई एक्स अक्ष से इतने डिग्री के कोण बनाने वाली दिशा में चले जाओ, या वाई अक्ष से इतने डिग्री का कोण बनाने वाली दिशा में चले जाओ, या जेड अक्ष से इतने डिग्री का कोण बनाने वाली दिशा में चले जाओ। तो ये जो तीन अक्ष होते हैं ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, और इन तीनों अक्षों को यूज करके हम लोग किसी भी दिशा का निर्धारण करते हैं।
ठीक है, तो जब इन तीनों अक्षों को यूज करके किसी भी दिशा का निर्धारण करते हैं तो उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण आप देखो कि धनात्मक x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को आई कैप कहते हैं या आई कैप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, धनात्मक x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है, धनात्मक x अक्ष की दिशा में जो एक परिमाण वाला सदिश होता है वो आई कैप होता है। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, unit vector in the direction of positive x axis is called I cap. Unit vector in the direction of positive x axis is called I cap. समझ गए? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस इज कॉल्ड आई कैप। उसके बाद धनात्मक y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को जे कैप कहते हैं। ठीक है, धनात्मक y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को जे कैप कहते हैं। और तीसरा, धनात्मक z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को के कैप कहते हैं। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस इज जे कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस इज जे कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस इज जे कैप। एंड थर्ड हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव z एक्सिस इज के कैप। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक का क्या मतलब हुआ बच्चों? देख लो, ये अगर मान लो x एक्सिस है तो और ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो इस वाली दिशा को हम लोग धनात्मक कहते हैं और लेफ्ट साइड वाली दिशा को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। तो इस दिशा में जाओगे तो ये आई कैप होगा और इस दिशा में आओगे तो माइनस आई कैप होगा। ठीक है, उस दिशा में आई कैप और विपरीत दिशा में माइनस आई कैप। सो धनात्मक का मतलब राइट साइड के डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये इधर धनात्मक हो गया, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। आई कैप, जे कैप, के कैप। सो धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को के कैप कहते हैं। ओके, समझ गए आप लोग? अब समझो इसे कि आपको मैंने क्या बताया कि किसी भी सदिश को अब दिखाना हो, किसी भी सदिश की दिशा को बतानी हो तो आप कैसे बताओगे? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के सापेक्ष उसकी दिशा बताओगे, है ना? तो इसका मतलब कि ये जो सदिश है ये एक्स अक्ष के साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? ठीक है, धनात्मक y अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? धनात्मक z अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये इसका भी स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। तो इसीलिए आप लिख लो कि सदिश A, कोई भी सदिश A होगा, ठीक है, धनात्मक x अक्ष के साथ अल्फा,
धनात्मक y अक्ष के साथ बीटा तथा धनात्मक z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। मतलब जितने भी डिग्री का कोण बनाएगा उसे अल्फा, बीटा और गामा के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, ये वाला कोण अल्फा कहलाएगा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हो, इसको लिख लो कि वेक्टर वेक्टर अल्फा वेक्टर ए मेक्स और सबटेंड्स जो लिखना चाहो, वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेक्टर A makes angle alpha with positive x axis, angle beta with positive y axis. Vector A makes angle alpha with positive x axis, angle beta with positive y axis and angle gamma with positive z axis. Angle gamma with पॉजिटिव z एक्सिस। तो ये जो सदिश A है, ये जो इन तीनों परस्पर लंबवत अक्षों के साथ जो कोण बनाता है, ये कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। समझ में आई ये बात? ये कोण अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। अब इसके बाद आपने देखा कि ये, इससे हमें पता चल जाता है कि भाई इन अक्षों के साथ अब बिल्कुल चीज़ क्लियर हो गई कि भाई आपको बताना है कौन सी दिशा में, तो अब आपको उंगली ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कॉपी पर लिख कर बताओ कि भाई ये वो दिशा है जो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ 35 डिग्री का, धनात्मक वाई अक्ष के साथ 40 डिग्री का और धनात्मक जेड अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप सीधे सीधे उस दिशा में पहुँच जाओगे। ठीक है, सीधे सीधे अब आप उस दिशा में पहुंच जाओगे। पर जैसे जैसे मैथ आगे बढ़ता गया, अब लोगों को लगा कि ये जो अल्फ़ा, बीटा, गामा है, ये डिग्री में है या रेडियन में है या क्या है। तो इसके लिए क्या किया गया, या जो भी है, अल्फ़ा, बीटा, गामा की जगह पर अब हम लोग उसके कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को यूज करने लगे। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा अब एक नंबर हो गए। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा क्या है कि सदिश एक्स अक्ष के साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो अल्फा, धनात्मक वाई अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो बीटा और धनात्मक जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो गामा हो गया। लेकिन ये कोण की जगह अब हम लोग नंबर यूज करने लगे, तो नंबर में अब हमारे पास क्या हो गए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा यूज करने लगे। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग क्या कहते हैं कि किसी सदिश ए के लिए, किसी सदिश ए के लिए अल्फा, बीटा, गामा क्या होते हैं ये तो आप समझ गए। अब आप समझो किसी सदिश ए के लिए L बराबर कॉस ऑफ अल्फ़ा, M बराबर कॉस ऑफ बीटा और N बराबर कॉस ऑफ गामा। कॉस करने से अब वो एंगल से, कोण से अब वो संख्या में आ गए, अब ये वास्तविक संख्याएं हो गई। और कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा का भी अपना लिमिटेशन होता है। आप जानते ही हो कि इनके मान ना तो कभी 1 से बड़े हो सकते हैं, ना -1 से छोटे हो सकते हैं। तो अब L, M, N के रूप में हम लोग इसे व्यक्त करने लगे। तो इनके लिए इनको सदिश ए के दिक्कोज्या या डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कोसाइन
कोज्या मतलब कोसाइन, और कोसाइन का मतलब कि ये कॉस है इसीलिए कोसाइन है, और दिक मतलब डायरेक्शन, दिशा, और ये बेसिकली ये जो कोज्याएं हैं, ये जो कॉस हैं, ये इस सदिश की दिशा बताते हैं। एल एम एन जो है ये इनकी दिशा बताते हैं। तो अब कोण की जगह ये संख्याएं हो गई, और इन्हें हम लोग उस सदिश की दिक्कोज्या या डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो लिख लो कि L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, are called direction cosines of any vector A, are called direction cosines of any vector A। ठीक है, इन्हें हम लोग किसी सदिश A के दिक्कोज्या या डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। समझ गए? और अतः सो A कैप जो होता है, जो सदिश की दिशा है, उस सदिश की दिशा है भाई एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा था, इसीलिए एक्स अक्ष में एल आई कैप जोड़ वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा था तो एम जे कैप एंड जोड़ जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा था तो एन के कैप। ये ए कैप बराबर एल आई कैप जोड़ एम जे कैप जोड़ एन के कैप, ये जो है इसको क्या कहेंगे? को सदिश ए की दिशा कहते हैं, या दिशा जो को सदिश, या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ये जो है ये एल आई कैप एम जे कैप जोड़ एन के कैप सदिश ए की दिशा को व्यक्त करता है। सदिश ए की दिशा को व्यक्त करता है। अतः आपको अभी मैंने बताया कि जो दिशा को व्यक्त करता है, जो सदिश सिर्फ दिशा बताता हो, जो सदिश सिर्फ दिशा बताता हो, ये कैसा सदिश होता है? इकाई सदिश। और इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, इसीलिए इसका परिमाण क्या हो गया? अतः मॉड ऑफ ए कैप बराबर मॉड ऑफ एल आई कैप जोड़ एम जे कैप जोड़ एन के कैप बराबर रूट ऑफ एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर एक। अब रूट ऑफ एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर एक हो गया, तो इस हिसाब से एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर भी एक ही होना चाहिए। समझ में आई बात? क्योंकि ये इकाई सदिश है इसीलिए इसका परिमाण एक होगा, इसीलिए इसका परिमाण एक होगा। तो ये एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर तीनों कोज्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो एक के बराबर होता है। तीनों कोज्याओं के वर्गों का योग एक के बराबर होता है। लिखो, सो ए कैप इक्वल्स टू एल आई कैप जोड़ एम जे कैप जोड़ एन के कैप denotes the direction of vector A, denotes the direction of vector A, denotes the direction of vector A। so mod of a cap, अगर ये यूनिट वेक्टर हो गया, सो mod of a cap इज इक्वल टू एल आई mod of एल आई कैप। ये तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में एक ही होगा, तो लिख लो इसके आगे। सर यहाँ कॉस ही क्यों लिया? अभी बताता हूँ यहाँ पर कॉस ही क्यों लिया। ठीक है, अभी बताता हूँ। प्रोजेक्शन का यूज कर रहे हैं कि भाई मान लो एक सदिश है, ये सदिश है, इकाई सदिश है, ये ए कैप है ना, ए कैप है।
अब आप समझो इस चीज़ को कि ये जो ए कैप है ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे इसका प्रक्षेप क्या होगा, यहाँ तक। प्रक्षेप को ये थोड़ा सा तत्सम शब्द हो गया, तद्भव में इसे हम लोग छाया या परछाई कहते हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि इसके ऊपर लाइट डालोगे, इसको घटक भी बोल सकते हो आप, कंपोनेंट। ऊपर आप लाइट, सोर्स ऑफ लाइट रखोगे तो यही इतना ही परछाई बनेगी इस रेखाखंड की। तो इस रेखाखंड की परछाई जब इतनी बनेगी तो ये इसका एल हो गया, ये जो लंबाई हो गई ये एल हो गई। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये अगर एंगल अल्फा है, एक्स अक्ष पे जो परछाई बन रही है, जो प्रक्षेप बन रहा है इस इकाई सदिश का, वो एल है। ज्यामितीय रूप से, ज्योमेट्रिकली वो एल है। अब आप खुद समझ सकते हो त्रिकोणमिति में अगर ये एंगल अल्फा है, ये एल है और इसका परिमाण 1 है क्योंकि इकाई सदिश है, तो आप कह सकते हो ना। और देखो इसका परिमाण एल है, इसीलिए कॉस अल्फा बराबर एल अपॉन मॉड ऑफ ए, तो एल बराबर कॉस अल्फा, एक्स ले लो तो कॉस अल्फा। ऐसे ही वाई अक्ष पर जो परछाई बनेगी, वाई अक्ष पर जो इसका प्रक्षेप होगा इकाई सदिश का, वो एम होगा, और जेड अक्ष पर जो प्रक्षेप होगा वो एन होगा। तो जो एल एम एन क्या है, बेसिकली इस इकाई सदिश का एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पे प्रक्षेप है, परछाई है। और वो परछाई किसके बराबर होती है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के, इसीलिए यहाँ पर कॉस यूज करते हैं। और इसी कारण ये एल आई कैप जोड़ एम जे कैप जोड़ एन के कैप हो पाया, अदरवाइज ये ऐसा थोड़ी ही होता। इस परछाई के कारण हुआ कि भाई इसका एक्स अक्ष में इतना घटक है तो एल इंटू आई कैप, वाई अक्ष में मान लो घटक एम है तो जोड़ एम इंटू जे कैप, जेड अक्ष में घटक एन है तो जोड़ एन इंटू के कैप। ऐसे करके हम लोगों ने इसे लिखा। समझ में आई बात। तो ये इसीलिए कॉस रखते हैं बच्चों, और कुछ नहीं रख सकते। और कॉस की जगह अगर साइन भी रख देते तो ए कैप बराबर ये लिखना गलत हो जाता, क्योंकि साइन में तो इसके लंबवत के घटक हो जाएंगे, उसके घटक थोड़े ही होंगे। सो कॉस ही रख सकते हो। एक बच्चे ने कहा हेलो सर, मेरा मैसेज आया क्या, एक बार बता दो। न्यू स्टूडेंट, हाँ आपका मैसेज आ गया, तभी पढ़ पा रहा हूँ मैं, है ना। ओके, समझ गए बच्चों, आगे बढ़े। लिख लिया होगा, इंग्लिश में भी इसे लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, इकाई सदिश को तो आपने लिख लिया, इकाई सदिश को तो आपने समझ लिया। अब इकाई सदिश से आगे हम लोग किसी भी सदिश को की तरफ बढ़ें आगे, तो देखो सदिश ए बराबर क्या होता है। सदिश ए बराबर होता है उस सदिश का परिमाण इंटू उस सदिश की दिशा। सदिश ए बराबर होता है उस सदिश का परिमाण इंटू उस सदिश की दिशा। और इसीलिए आप कह दोगे यहाँ पर बच्चों कि ए वेक्टर इंटू, अब तो आप जान गए कि ये क्या हो गया, एल आई कैप जोड़ एम जे कैप जोड़ एन के कैप, ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, मॉड ए तो एक नंबर है क्योंकि परिमाण है, और परिमाण कभी ऋणात्मक भी नहीं होता, ये भी आप जान लो। आप जानते हो कि मॉड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। मॉड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये उसका परिमाण है। अब ये क्या बन जाएगा, मॉड ए इंटू एल आई कैप जोड़ मॉड ए इंटू एम जे कैप जोड़ मॉड ए इंटू एन के कैप, ऐसा हो गया। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन लिखते हैं, A1 आई कैप जोड़ A2 जे कैप जोड़ A3 के कैप। ठीक है, A1 आई कैप जोड़ A2 जे कैप जोड़ A3 ए कैप, जहां A1 बराबर मॉड ऑफ A इंटू एल, ए का परिमाण इंटू एल, एल का मतलब कॉस अल्फा, मॉड ऑफ A कॉस अल्फा बराबर A1 होगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष पर, धनात्मक एक्स अक्ष पर, या एक्स अक्ष पर ही रहने दो क्योंकि एल उस तरह इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव हो जाएगा। सो एक्स अक्ष पर सदिश
ए का घटक या प्रक्षेप है। ठीक है, घटक का मतलब कंपोनेंट और प्रक्षेप का मतलब प्रोजेक्शन। घटक मतलब कंपोनेंट, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन। तो A1 जो हुआ सदिश A का x अक्ष पर घटक या प्रक्षेप है, और उसी तरीके से A2 बराबर मॉड ऑफ A इंटू एम मॉड ऑफ A कॉस बीटा, y अक्ष पर सदिश A का घटक या प्रक्षेप है। और इसी प्रकार A3 बराबर मॉड ऑफ A इंटू एन जेड अक्ष पर सदिश A का घटक या प्रक्षेप है। समझ गए? तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो, वेयर A1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू एल, where A1 is equal to mod of A into L is the component or projection of is the component or projection of is the component or projection of component or projection of A vector on x axis, A vector on x axis। समझ गए? Component or projection of A vector on x axis। Similarly, A2 is equal to mod of A into m, A2 is equal to mod of A into m is the projection or component of A vector on y axis, projection or component of A vector on y axis, and A3 is equal to mod of A into n is the projection or component of A vector on z axis। समझ गए? इनका ये प्रोजेक्शन या घटक होता है। और इससे आप लिख सकते हो कि भाई त्रिविम समष्टि के प्रत्येक सदिश, त्रिविम समष्टि के प्रत्येक सदिश A को, त्रिविम समष्टि के प्रत्येक सदिश A को सदैव अद्वितीय रूप से x y तथा z अक्ष के z अक्ष के घटकों के रैखिक संचय में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, रैखिक संचय में व्यक्त किया जा सकता है। चाहे कोई भी आप सदिश ले लो, सो लिख लो एवरी वेक्टर A ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, every vector A of 3 dimensional space every vector A of 3 dimensional space can be expressed uniquely as a linear combination of x, y and z components, can be expressed uniquely as a linear combination of x, y and z components। समझ में आई बात? x, y and z components के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप उसे व्यक्त कर सकते हो।
ठीक है, हमेशा व्यक्त कर सकते हो। चाहे इसलिए अब आगे से जैसे कोई भी सदिश होगा तो उस सदिश को आप अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अगर दो सदिश समान है तो उनके घटक भी समान होंगे, क्योंकि अद्वितीय रूप से मतलब एक और केवल एक ही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता कि भाई अलग अलग सदिश के सेम रिप्रेजेंटेशन हो जाए, सबका एक एक रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसीलिए प्रत्येक सदिश ए को आप लिख सकते हो A1 i कैप जोड़ A2 j कैप जोड़ A3 k कैप। हर सदिश को ऐसे लिख सकते हो जहाँ A1 A2 A3 फिक्स रहेंगे, ठीक है, जहाँ A1 A2 A3 ये फिक्स्ड रहेंगे। तो इस तरह से आगे से जब भी हम लोग बात करेंगे तो अब इनके कंपोनेंट्स में बात कर सकते हैं। इनके कंपोनेंट्स में बात करने का तरीका क्या हुआ? या अतः A बराबर मॉड ऑफ A इंटू ए कैप होता है। तो मॉड ऑफ A इंटू ए कैप क्या हो गया बच्चों? मॉड ऑफ A इंटू ए कैप बराबर हो गया, जहाँ मॉड ऑफ A का मतलब हो गया रूट ऑफ A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर जोड़ A3 स्क्वायर, और ए कैप का मतलब क्या हो गया? A1 अपॉन मॉड ऑफ A आई कैप जोड़ A2 अपॉन मॉड ऑफ A जे कैप जोड़ A3 अपॉन मॉड ऑफ A के कैप। ये किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा। ये वाला किसके बराबर होता है? ये मतलब ये पूरा किसके बराबर हुआ? कॉस अल्फा। ये पूरा किसके बराबर हुआ? कॉस बीटा। और ये पूरा कॉस गामा, है ना? क्योंकि आपने पढ़ा ना, या एल एम एन बोल सकते हो। ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, तभी तो उसकी दिशा हो जाएगी एल आई कैप जोड़ एम जे कैप जोड़ एन के कैप। याद है ना? आपने लिखा था कहाँ? इधर ही तो लिखा था A1 बराबर मॉड ऑफ ए इंटू एल। तो एल बराबर हो गया A1 अपॉन मॉड ऑफ ए, एम बराबर हो गया A2 अपॉन मॉड ऑफ ए, और एन बराबर हो गया A3 अपॉन मॉड ऑफ ए। तो दिशा के लिए आप वहाँ से लिख सकते हो फॉर्मूला। सो ये जो फॉर्मूला है ये इनके परिमाण और दिशा के सूत्र हो गए। किसी भी सदिश का अगर आप उसे इस तरह से कंपोनेंट वाइज लिख दोगे, ठीक है, घटक के रूप में उनको लिख दोगे, व्यक्त कर दोगे, और प्रत्येक सदिश को किया जा सकता है, तो घटक के रूप में व्यक्त कर दोगे, तो उसके बाद फिर आप उसका परिमाण और उसकी दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई और जेड अक्ष ही हो, क्योंकि एक्स वाई और जेड अक्ष तो हम लोगों ने खुद से बनाया है। इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि किन्हीं भी तीन परस्पर लंबवत अक्षों में आप इसको विखंडित कर सकते हो, आप इसे डिकम्पोज कर सकते हो और इस रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो किन्हीं भी तीन परस्पर लंबवत अक्षों में इसे विखंडित किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या लेते हैं, जैसे मान लो एक डायरेक्शन ले लेते हैं ए, दूसरा डायरेक्शन ले लेते हैं बी, तो तीसरा डायरेक्शन ले लेते हैं ए क्रॉस बी, क्योंकि आगे पढ़ोगे कि जो ए क्रॉस बी होता है वो ए और बी दोनों के लंबवत होता है। तो ए और बी आपस में लंबवत हो गए, ए क्रॉस बी इन दोनों के लंबवत हो गया, तो ये तीनों जो होते हैं परस्पर लंबवत हो जाते हैं। तो इनके भी जो यूनिट वेक्टर्स हैं उन डायरेक्शन में भी आप प्रत्येक सदिश को व्यक्त कर सकते हो। बट आगे की बात है, उसे हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। ये चीज को हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं। अच्छा, अब जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सदिश समान कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं, अब हम लोग इसको आगे ऐसे देख सकते हैं। अब आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो बच्चों कि अब समान सदिश की बात करें हम लोग तो ऐसे कह सकते हैं समान सदिश और इक्वल वेक्टर्स। तो आप कह सकते हो दो सदिश ए बराबर A1 आई कैप जोड़ A2 जे कैप जोड़ A3 के कैप तथा B बराबर B1 आई कैप जोड़
B2 J कैप जोड़ B3 K कैप समान सदिश होंगे यदि और केवल यदि। अब आपको उनके ज्योमेट्रिकली उनके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन, उनके परिमाण और दिशा को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहीं से कह सकते हो यदि और केवल यदि A1 बराबर B1 हो, A2 बराबर B2 हो और A3 बराबर B3 हो तथा A3 बराबर B3 हो। आप यहीं से उनको देख सकते हो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि तीनों में उनके कंपोनेंट समान हो, A1 B1 के बराबर हो, A2 B2 के बराबर हो और A3 B3 के बराबर हो, तो बिना ज्योमेट्री के आप अलजेब्राइकली आप देख सकते हो कि दोनों सदिश समान सदिश होंगे। समझ में आई बात? दो सदिश समान सदिश होंगे, आप उन्हें इस तरीके से देख सकते हो। टू वेक्टर्स A vector equals to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap and B vector is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap are equal vectors if and only if A1 equals to B1, A2 equals to B2 and A3 equals to B3 and A3 equals to B3। समझ गए? तो इस तरह से आप दो वेक्टर्स की इक्वलिटी को देख सकते हो, है ना। अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, क्योंकि आपने इस बेसिक थ्योरी को तो समझ लिया, पढ़ लिया इकाई सदिश वाले के, है ना। तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। इसमें कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई हो या कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ बच्चों, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है। शीट इंग्लिश में प्रोवाइड करो सर। चलो ठीक है, यस सर, यस सर। सर अगर वेक्टर के डेफिनेशन में ट्रायंगुलर लॉ यूज नहीं करेंगे तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं होगी। इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को अलग से एक डेफिनेशन नहीं माना जाता, अलग से मतलब एक कंडीशन नहीं माना जाता डेफिनेशन में, वेक्टर के डेफिनेशन के लिए। इसमें तो ये कहा जाता है कि अगर कोई वेक्टर है तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो वेक्टर कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें भी यही कहा जाता है। समझ गए? नोट शुड बी इन इंग्लिश दिस टाइम। ओके सर, बहुत कम समझ आया है बोथ लैंग्वेज में। शीट में प्रॉब्लम होती है फिट्स हिंदी। हाँ, ये कंडीशन होगी, ये डेफिनेशन नहीं है। बिल्कुल सही कहा। समझ गए सर, समझ आ गया सर, समझ आ रहा है सर, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। चलो, अंडरस्टूड सर। चलो, अच्छी तरह समझ आ गया, बहुत अच्छा आ गया। देखो बच्चों, ये बहुत ही बेसिक है, मतलब ये समझो कि वेक्टर कहते किसे हैं, बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट किया है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझने वाला काम किया है सर। समझ में आ रहा है? तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, और देखो ये समझाना इसलिए ज़रूरी था और ऐसी बातें इसलिए बतानी ज़रूरी थी ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझो और हर क्वेश्चन को
हर क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, अगर मान लो ये वाली बातें समझ में नहीं आई आपके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वही होगा कि जैसे जैसे पिछली बार जो पेपर आया था 2018 वाला, ऐसा पेपर आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मतलब आसान क्वेश्चंस आए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बट ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एक हर एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड होती है, उनके बीच में क्या कनेक्शन है वो समझना यहाँ पे होता है। बाकी आप परेशान मत हो, मैं तो फॉर्मूले बना बना कर सब कुछ दे ही दूंगा, ठीक है, फॉर्मूले बना बना कर दे ही दूंगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना भी आए तो फॉर्मूला याद रखो, उन पर बेस्ड क्वेश्चन करो, पेपर में क्वेश्चन तो कर ही पाओगे। हाँ, दिक्कत तब होगी जब पेपर थोड़े से अच्छे लेवल का आ जाएगा, तब आपके वो फॉर्मूले हो सकता है हमेशा हर जगह काम ना आए, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते हैं तो फिर आप फॉर्मूले से भी अपना काम चला सकते हो, तो कोई दिक्कत वैसी नहीं होगी। समझ गए? सर अगर पूछूं तो सर ये बिना 2D और 3D करने से पहले शुरू क्यों किया? देखो, ये इसलिए 2D और 3D से पहले शुरू किया क्योंकि वेक्टर का यूज होता है 2D और 3D में। 2D और 3D का यूज बहुत कम होता है वेक्टर में। वेक्टर एक्चुअली क्या है कि वेक्टर एक अलग इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसको आप देखोगे आगे हम लोग इसमें मैथमेटिकली यूज कर रहे हैं, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी 2D और 3D की, ठीक है। वेक्टर को यूज करके 2D और 3D पढ़ना आसान हो सकता है, 2D और 3D को यूज करके वेक्टर कैसे पढ़ोगे, है ना। वेक्टर तो एक अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। आज एक्चुअली क्या है कि दूसरे सेटअप में वो डिजिटल बोर्ड लग रहा है और सेटअप में क्लास मतलब तैयार हो रही है, तो ओंकार सर शायद आज क्लास नहीं ले पाएंगे, आपके पास मैसेज आ गया होगा आज, तो कल से दोनों की क्लासेस साथ साथ चलने लगेंगी, ठीक है। कल से दोनों की क्लासेस साथ साथ चलेंगी। आज यहीं तक क्लास होगी आपकी, कल दोनों क्लासेज होंगी, ओके। अच्छा, नहीं आया मैसेज तो मैंने बता दिया, तो कल आपकी क्लासेज होंगी अब, ठीक है। ओके, शीट दे देना। हाँ, शीट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है, 1-2 दिन में आपको शीट मिल जाएगी, तो आप 1-2 दिन तक इसमें देखो, ठीक है ना, फिर दे दूँगा।